मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था। सब बहुत खुश थे। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड मिला है। मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझसे प्यार करते हैं। उन्होंने बोला तो था एटलीस्ट कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, सरप्राइजेस देते हैं मुझे। मगर फिर एक दिन मैंने उनके फोन में किसी लड़की के मैसेजेस देखे, कुछ पिक्चर्स देखी, कुछ रोमांटिक मैसेजेस देखे। मुझे बहुत फील हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया उलट गई है। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो मेरी जगह किसी और को दे रहे हैं। मैंने उनके सामने ये बात रखी, तो कहते सॉरी, तुमने पकड़ लिया, मैं तुम्हें बताने वाला था। वो मेरी कुलीग है, हम फ्रेंड्स हैं। फिर कैसी दोस्ती हुई। मैं अपना सामान पैक करके घर आ गई और उसके बाद वो मुझसे माफी मांगते कि हाँ गलती हो गई मुझसे। तो मैं कैसे माफ कर दूं, कैसे इस गलती को माफ कर दूं मैं? आप बताएं, कैसे माफ कर दूं मैं? क्या मुझे माफ करना चाहिए? मेरी शादी जबरदस्ती हुई थी। मैं अपने हस्बैंड को पसंद नहीं करती, मैं अपने एक्स से प्यार करती थी। और मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कराना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे सर पे ये थोप दिया। बता, अब शादी हो गई है तो मेरे पेरेंट्स ने कहा था लाश तुम्हारी वहां से उठ के आएगी। तो अब मैं क्या करती? इसीलिए मैंने अपने एक्स के साथ चक्कर चला लिया। और आई थिंक ये जस्टिफाइड भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो मेरा शौहर सब कुछ देता है लेकिन वो इमोशनली ना बड़ा ही बेकार किस्म का इंसान है। मुझे तो कुछ, कोई अटेंशन, कोई प्यार कुछ नहीं मिलता उसे। है, तो मैं अपने एक्स के साथ मिलने लग गई। हम होटल रूम में मिलते थे, हम पार्क में मिलते थे, हम कहाँ कहाँ नहीं मिलते थे। बट एक दिन उस बोंगे ने मुझे पकड़ लिया, और पकड़ लिया ना तो बस उसने इशू बना लिया इस चीज का। अब मैं घर भी नहीं जा सकती थी, तो मैंने उससे माफी मांगी, बहुत माफी मांगी। हाँ ठीक है, बोंगा है जैसा भी है, लेकिन चलो मुझे खर्चा पानी तो देता ही था ना। तो मैंने उससे बहुत माफी मांगी। मगर क्या वो मुझे माफ कर देगा? क्या उसको मुझे माफ कर देना चाहिए? वैसे कर तो देना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है? आपने भी कुछ ऐसी ही कहानियां और किस्से अपने आसपास जरूर सुने होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग चीटिंग क्यों करते हैं, तो आइए चले आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि व्हाई डू पीपल चीट। अस्सलाम वालेकुम, गुफ्तगू लॉन्च से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नैमा किरण और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं। और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। तो चले शुरू करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि मियाँ बीवी आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कुछ अकेलापन फील करते हैं तो वो चीटिंग की तरफ निकल जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, लॉनलीनेस एक बड़ा फैक्टर है कि लोग चीटिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप उनका डिक्लाइन होता है, आपकी इमोशनल नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा रहा, तो डेफिनेटली वो लीड करता है टुवर्ड्स अनसेटिस्फेक्शन इन मैरिज। सही है। इसमें अगर हम देखें तो हम बात करते हैं अपनी रैशनल चॉइस थ्योरी की, जिसमें कहा यह जाता है कि अगर जो है कि रिलेशनशिप की जो कॉस्ट है, यानी कि इमोशनल नीड्स वगैरह हैं, वो अगर आउटवे कर रही है ना उसकी जो बेनिफिट मिल रहे हैं उस रिलेशनशिप से आपको, इमोशनल सिक्योरिटी वगैरह, तो ये है कि वो लीड करता है टुवर्ड्स चीटिंग। उसके अलावा जो हमारी दूसरी थ्योरी है वो ये कहती है कि जो मैरिज एक इट्सल्फ रिलेशन है ना, वो एक सिंबॉलिक रिलेशन है, उसमें डे टू डे की डेली इंटरेक्शन हो रही है कपल की आपस में। तो अगर उसके अंदर जो है वो जो शेयर्ड मीनिंग्स और वो जो उनकी एक इंटरेक्शन चल रही है वो अगर लॉस हो जाती है, तो होता क्या है कि एक पर्सन जो है वो दूसरी जगह जो है वही शेयर्ड मीनिंग्स और वो बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो चीटिंग को लीड करता है। तो बिल्कुल लॉनलीनेस इज अ फैक्टर के लोग चीटिंग की तरफ जाते हैं। प्यार का ना देखें, ये मतलब नहीं होता कि एक पूरी परफेक्ट लाइफ है या परफेक्ट मुझे पर्सन मिल गया है और वो सारा कुछ जो है मेरे साथ वो चीजें करेगा। प्यार ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है, और उसमें जब आप शादी की तरफ जाते हो ना, तो शादी में बहुत सी चीजें जो है वो मैटर करती हैं। और जब वो चीज फुलफिल होती है, अब जरूरी नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे हर चीज जो है वो फुलफिल आपकी पूरी होती है। होता ये है कि हमारी कुछ नीड्स होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, जो हर ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और उसको उसको बेसिक क्या चाहिए होता है? ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है। अब शादी के बाद होता ये है कि अक्सर लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन जब वो शादी के बंधन में जाते हैं तो वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर नहीं बन पाते। तो होता ये है कि
जब एक पर्सन है, उसकी शादी हुई है, आपस में मतलब शादी हुई है, अच्छे से रिश्ता चल रहा है, लेकिन रिश्ता बाजार चल रहा है, बट द थिंग इज दैट कि वो जो इमोशनल नीड्स का एक जो कंसेप्ट है ना, या रिलेटेडनेस फील करना, अगले पर्सन के साथ रिलेशन फील करना, एक कनेक्शन फील करना, वो चीज जब नहीं होती ना, तो फिर लोनलीनेस खुद ब खुद आ जाती है। तो हमारी सोसाइटी में जो है वो ज्यादातर अभी भी अरेंज मैरिजेस होती हैं, जिसमें जो है वो कपल्स एक दूसरे को पहले नहीं जानते होते बिफोर मैरिज। तो ये जो लैक ऑफ क्लोजनेस है, जो जानने का मौका नहीं मिलता, तो क्या वो कॉज करता है चीटिंग की तरफ ज्यादा? अच्छा, वैसे ये कहा जाता है, लोग कहते हैं कि जो अरेंज मैरिज है ना, उसमें क्योंकि लोग आपस में बात नहीं करते, जानते पहचानते नहीं होते, तो वो चीटिंग की तरफ लीड कर जाता है। लेकिन मैं बीइंग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मैं अगर ये बात बोलूं तो उसमें ये होता है कि ये एक रिस्क फैक्टर हम कह सकते हैं, लेकिन ये बजाय एक कॉज नहीं है, क्योंकि आप जितनी भी रिसर्च उठा के देख लो, पाकिस्तानी रिसर्च, बल्कि आपकी अपनी रिसर्च है जिसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कोई मैरिटल सेटिस्फेक्शन का फर्क नहीं आया था। हाँ एग्जैक्टली, मेरा थीसिस था डिग्री का, बैचलर्स की, तो उसके अंदर जो है वो था यही कि हाउ पेरेंटल अथॉरिटी जो है वो कैसे अफेक्ट करी है ओवरऑल मैरिटल सेटिस्फेक्शन पे लव और अरेंज मैरिजेस में। तो वाकई मुझे कोई जो है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिखा, बल्कि अरेंज मैरिजेस वाले दे वर ऑल हैप्पीली, मतलब अपने स्पाउस के साथ सेटिस्फाइड थे हाँ एग्जैक्टली मैरिटल लाइफ में। आप जितनी भी रिसर्चेस उठा के देख ले, उनमें डिफरेंसेस बहुत कम रिपोर्ट होते हैं कि लव मैरिज और ज्यादातर अरेंज मैरिज जो है ना, आपको आपको बाजार तो लगता है अरेंज मैरिज में मसला, लेकिन अरेंज मैरिज वाले ही ज्यादातर खुश नजर आते हैं। आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शादी के बाद जो है ना वो कैसे चीजों को लेके देखो चलते शादी से पहले भी बहुत लोग बात करते हैं, आजकल तो एंगेजमेंट होती है तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव जो फैमिलीज है ना बहुत सारी, उनमें ये चीज बहुत ज्यादा अभी भी चल रही है कि शादी से पहले बात नहीं करनी, शादी के बाद जो है बात करनी है, मिलना भी शादी के बाद है। तो थिंग जैसे इन्होंने यही कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है कि शादी के बाद आप अपनी फाउंडेशन कैसे बनाते हो। आपने पूरा एक घर बनाना होता है ना, अपना मियाँ बीवी ने मिलकर घर बनाना होता है। वो घर किस तरह से बनता है, वो घर अक्सर ऐसा होता है कि वो बनता ही नहीं है, ठीक है, और ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी बना दिया जाता है। अब देखो, आप कोई घर तामीर करने जाते हो ना, आप अगर जल्दी जल्दी घर बनाओगे ना, तो उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। आप रहने लगे उस घर में और वो घर जो है ना, थोड़ा सा तूफान आया, वो घर उस तूफान में बह गया, होता है ऐसा। और अक्सर ऐसा होता है कि आपने बुनियादें प्रॉपर बनाई नहीं है घर की, और घर जो है वो उधर भी उसकी जो आप रहने जाते हो, अक्सर बिल्डिंग्स जो गिरती हैं वो क्यों गिरती हैं, क्योंकि वो बुनियादें प्रॉपर नहीं होती। तो होता ये है कि शादी के बाद का जो पीरियड होता है ना, जिसे हम कहते हैं हनीमून पीरियड, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक दूसरे के लिए। वो एक दूसरे की जो मैरिज की फाउंडेशन है ना, वो क्रिएट करना। अब वो मैरिज की जो है ना, मैरिज किस किन किन चीजों पे, जो मैरिज की फाउंडेशन किन किन चीजों पे बिल्ड करती है ना, एक तो एक पहला सबसे जरूरी ट्रस्ट। आपका ट्रस्ट प्रॉपर होना चाहिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट प्रॉपर होना चाहिए। देन आपका जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर है कि वल्नरेबिलिटीज, शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज, एक दूसरे के साथ आप अपनी वल्नरेबिलिटीज जरूर शेयर करो। जब शादी होती है ना हमारे यहाँ, तो होता ही है कि वो सुपरफिशियल शैलो किस्म का रिलेशनशिप होता है। फैंटेसी लाइफ से दोनों भाई उठ के आए होते हैं, शादी होती है, वो फैंटेसी लाइफ में वो लड़की कहती है कि भाई शादी के बाद जो है ना मुझे फूलों का वो मिलेगा, पूरा वो बिस्तर फूलों से वो होगा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ऐसे देख देख के उनका हुआ है। और जो लड़का होता है ना, वो कहता है कि शादी के बाद जी मैं ऐसे करूंगा अपनी बीवी के साथ, मैं तो ऐसे रोमांस करूंगा, मैं वैसे रोमांस करूंगा, और एक्चुअल में चीजें उस तरह से होती नहीं है। तो ये सुपरफिशियल जो है चलो। और फिर आप क्या पूछते हो, अच्छा आपकी हॉबीज क्या है, अच्छा आपको क्या चीज पसंद है, क्या डिसलाइक है, ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती, ये चीजें शादी के बाद भी चेंज होती रहती हैं। मैटर ये करता है किस चीज से डर लगता है, जब आपका झगड़ा होता है तो आप किस तरह से सॉल्व करते हो झगड़े को, कौन कौन से इमोशंस है जो आपके ट्रिगर बनते हैं, आपको ना किस चीज से सबसे ज्यादा खौफ आता है, या आपको किस चीज से डर लगता है, या आपके जो डीप जो ट्रॉमाज है, वो सारी जो चीजें बट हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप अगले इंसान के साथ जब तक रहते नहीं हो ना, तब तक आपको जो है ना वो सही चीज पता नहीं चलती। एग्जैक्टली हाँ आप वो मतलब पता नहीं चलती, बेसिक लेकिन जान ले तो, लेकिन जब तक आप उस चीज को एक्सपीरियंस ही करो ना, फिर ही आप सीखते हो उस चीज को डील कैसे करना, उसको हैंडल हाँ कैसे करना। एग्जैक्टली वो है ऐसा। लेकिन देखो ना, बहुत से लोग हैं जो एक्सपीरियंस करते हुए भी ना उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वो एक बिल्डिंग हाँ वो ब्लॉक बनाना ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक इसी तरह से बनेगा जब आप एक दूसरे को जानोगे, एक साथ एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करोगे। आपको एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करनी पड़ती है। एक जो आपका म्यूचुअल जो सेल्फ डिस्क्लोजर होता है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जो है मैरिज की फाउंडेशन को बिल्टअप करना।
तो जब ये चीज नहीं होती या ये चीज बहुत जल्दी हो जाती है, जल्दी जल्दी मचा के कर लिया, या फिर ये चीज आपने की नहीं और आप जो है ना आगे ट्रांसफर कर गए, या फिर आपके बच्चे हो गए तो आगे आपकी चीजें ट्रांसफर हो गई, तो वो जब ये चीज बिल्टअप नहीं होती ना, तो मसला क्या होता है, फिर आप ना एक दूसरे को क्रिटिसाइज बहुत करना शुरू कर देते हो, आप जो है एक दूसरे को ब्लेम डालना शुरू कर देते हो, अपनी जो नाकामी है उन सबका ब्लेम आपने एक दूसरे पे डाल दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत देना शुरू कर दिया, नाराजगी, जरा जरा सी बात पे नाराजगी शो करना, जरा जरा सी बात पे वो ना एक दूसरे को वर्थलेस बोलना शुरू कर देना, ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा अच्छा, होती इसे है। हम अपनी सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में रोल स्ट्रेन कहते हैं कि जब आप जो है ना अपना रोल नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो और फिर जो है ना आप इसी तरह से आर्ग्यू कर रहे हो, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, वो सब इसके अंदर आता है। जब ये चीज, ये फाउंडेशन आपकी बेचती होती है ना, फिर ये होता है, फिर जब ये चीज स्टार्ट हो जाती है ना, फिर इवेंचुअली एक पर्सन है वो चीटिंग की तरफ भी जा सकता है, इवेंचुअली एक पर्सन है वो डिवोर्स की तरफ भी जा सकता है, इवेंचुअली ये चीजें भर जाती है। और दूसरा ये कि इन चीजों से जो है आपके अंदर एक इमोशनल वॉइड पैदा हो जाता है, इमोशनल एम्प्टीनेस पैदा हो जाती है, खाली जगह पैदा हो जाती है, जो कोई भी आसानी से आके भर सकता है।